अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत 2 माह की तगदों के बाद पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने में कामयाब हो चुकी है और इस तरमीम के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस हवाले से आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में मुलाकात की है और जराए के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम लाने पर इत्तेफाक किया है। जराए का दावा है कि 27वीं तरमीम में सूबों के हकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा और इस तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा जराए का यह भी कहना है कि 27वीं तरमीम में 26वीं तरमीम में जो गलतियां की गई हैं उनको भी दूर किया जाएगा। यानी हुकूमत एक बार फिर सियासी एडवेंचर के लिए तैयार है, मगर 26वीं आईनी तरमीम पर आखिरी वक्त में हुकूमत का साथ देने वाले मौलाना फजल रहमान ने तनबीह की है कि अगर हुकूमत 27वीं तरमीम लाई तो उसकी भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं, मगर क्या मौलाना की इस धमकी से हुकूमत खौफजदा हो जाएगी? क्योंकि मौलाना ने 26वीं तरमीम से पहले भी ऐसे कई दावे किए थे, मगर बाद में उन्हीं की हिमायत से हुकूमत ने यह तरमीम कामयाबी से पास करवाई थी। बहरहाल अब देखना होगा कि हुकूमत 27वीं तरमीम कब सामने लाती है और क्या इसके लिए मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस के फैसले का इंतजार किया जाएगा या उससे पहले ही तरमीम लाई जाएगी। क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस में आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब्दील कर देता है तो हुकूमत को 27वीं तरमीम के लिए कौमी असम्बली में मतलूबा अक्सरियत मिल जाएगी और उसे कौमी असम्बली की हद तक मौलाना फजल रहमान के वोटों की जरूरत नहीं होगी। इन मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वो कहते हैं ना कि अभी 26वीं आईनी तरमीम की स्याही नहीं सूखी थी कि आप लोगों ने 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक कर लिया है। आज मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, वजीर आजम है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। क्या ऐसा ही है, इत्तेफाक हो गया 27वीं तरमीम पर? जी मैं उस मीटिंग में मौजूद था। वहाँ पे तो कोई ऐसी इत्तेफाक वाली बात नहीं हुई। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि दोनों जो PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने इस दौरान जब 26वीं तरमीम के ऊपर काम हो रहा था तो मुख्तलिफ़ नौइयत के मुतालबात जो आए मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की तरफ से कि जी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो उन्होंने ज़रूर ये कहा कि इनको हम नेक्स्ट अमेंडमेंट में जो है वो लेके आएंगे। तो फ़िलहाल वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो उसमें एक ये बात तो तय हुई है कि जो पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह साहब की ज़ेरे सदारत बनी है उसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि 27वीं तरमीम जो है उसमें जो भी होगा वो होगा कंसेंसस से। कोई एक तरफा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने का कोई चांस नहीं है। सही नहीं, तो 26वीं तरमीम में कुछ गलतियां हो गई हैं, उनको दुरुस्त करना है या जो चीज़ें 26वीं तरमीम में आप नहीं शामिल कर सके उनको शामिल करना है? नहीं, 26वीं तरमीम जो है वो बड़ी परफेक्ट है और उसका ज़्यादातर क्योंकि जो हिस्सा है या उसमें जिस प्रॉब्लम को रिड्रेस किया गया वो हमारे जुडिशल स्ट्रक्चर या जुडिशरी से मुतल्लक था, तो वो तो बड़ा परफेक्ट है। लेकिन बाकी जो चीज़ें जो जिनके ऊपर पहले बात शुरू हुई और उसके बाद फिर कंसेंसस ना हो सका, उनके ऊपर दोबारा बात हो सकती है। जैसे क्या क्या इसमें बताएंगे कुछ मिसाल के तौर पे, कौन कौन सी शिकें? इसमें देखें जुडिशरी से मुतल्लिका अगर आप समझें तो इसमें देखें एक एज का मामला जो है वो इसको तो फिर एक जो है वो ख़ास सिम्बत दे दी गई कि जी ये फ़लाँ को रखने के लिए, फ़लाँ को लाने के लिए ये किया जा रहा है। हालांकि एज में इजाफ़ा जो है ये बिल्कुल हर तरफ से इस बात के ऊपर बात हो रही थी कि ये होना चाहिए, क्योंकि इससे तो एक तो आपके पेंशन जो है उसका जो है वो बोझ कम होगा और दूसरा ये है कि वैसे भी 60 साल की रिटायरमेंट के बाद आप हर ऑफिसर को है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल के लिए जो है वो MP1 और MP2 देते हैं, पेंशन अलहदा और एक हैवी पैकेज जो है वो अलहदा। और दूसरा जो है जो तफावत है इन बिटवीन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज लिमिट में और उनकी एज के इजाफे में, तो ये चीज़ें जो हैं ये पहले इनके ऊपर काफ़ी यानी इत्तफाक़ राय था।
लेकिन बहरहाल जब कंसेंसस पे बात आई तो फिर इस पे जो है वो इख्तलाफ हुआ। और इसमें मेजर इख्तलाफ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की तरफ से आया था, और आखिर में आप लोग और पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये तो असल में उन्हीं का ड्राफ्ट है जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जो अगर आप वापस वो चीज़ें लेकर आएंगे तो मौलाना साहब का तो इस पर इख्तलाफ होगा, और अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने क्या कहा है आपको मैं सुनवा देता हूँ, फिर उस पर जवाब दीजिएगा। कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए, तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हश्र देख लो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाता है। इस तरह भी आसान नहीं है कि आप आराम से कोई तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घरों में औरतों की तरह बैठे रहेंगे, ये भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। कोई न सोचे कि जिन चीजों को हमने मुस्तरद किया और 26वीं तरमीम से निकाला, उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से इसमें मिलाया जाएगा और लोटों के वोटों से पास करोगे और फिर वो चलने देंगे हम। जी, तो राना साहब आपने कहा कि कुछ चीज़ों पे जो है शामिल करना चाहते थे, इत्तेफाक नहीं हुआ। मौलाना साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकेगा, जो चीज़ें हमने निकाली अगर उसको दोबारा शामिल करने की कोशिश की तो ये होने नहीं देंगे हम। देखिए, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया है कि 27वीं तरमीम जो है उसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप है उनका बुनियादी तौर पे इस बात पे इत्तफाक है कि वो कंसेंसस से लाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि इस मकसद से तो उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा कि जो चीज़ें रह गई हैं उनको लाया जाए। इस मकसद से ज़रूर काम हो रहा है कि आइन में जहाँ जहाँ पे नहीं, आपने अभी कहा ना कि पहले कई चीज़ों पे इत्तेफाक हो चुका था लेकिन उनको बाद में हटाया गया, तो इसका मतलब उन्हीं चीज़ों पे काम हो रहा है ना। यानी बाज़ चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर पहले एक अमूमी राय पाई जाती थी कि इनको हो जाना चाहिए, लेकिन बाद में इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। अब भी अगर नहीं होगा तो नहीं होगी, अगर हो जाएगा तो ज़रूर होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे जो बल्दियाती अदारे हैं, जो आर्टिकल 140 है 140A, तो उसके ऊपर जो है वो कौमी इत्तेहाद का ना MQM का, यानी जो MQM पाकिस्तान है उनका मुतालबा रहा है, उनका ये बहुत ज़्यादा उनका ज़ोर था कि जी इसको भी शामिल करें बीच में जी। तो उसे बावजूद जो है वो शामिल नहीं किया गया। गो उसके ऊपर एक सोच है कि ये दुरुस्त है कि जब सूबाई हुकूमतों को जो फंड्स मिले वो नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो उसी फार्मूले के तहत जाने चाहिए। JUIF इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक, JUIF का एक और एतराज़ भी सामने आया। उनके तर्जुमान असलम गौरी साहब, उन्होंने ये कहा नईम अशरफ भट्ट साहब के इंटरव्यू में कि हमारी राय थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट हैं, उन्हीं को चीफ जस्टिस बनना चाहिए, और कह रहे हैं इस बात पे तकरीबन इत्तेफाक भी था, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी, लेकिन पता नहीं क्यों कमेटी में जाके ये मामला बदल गया। तो ऐसे ही आप लोग इत्तेफाक कर चुके थे कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाएंगे और कमेटी में जाके फैसला बदला है आपने? क्या कुछ गलत बयानी किया, डबल क्रॉस किया है JUIF को आप लोगों ने? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उसकी वजह ये है कि जो आइन में अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक जो 3 सीनियर मोस्ट हैं उन्हीं में से किसी ने बनना था। तो जब एक चीज़ आइन में मौजूद है तो उसके ऊपर जो है वो अदरवाइज़ कोई एग्रीमेंट किस तरह से हो सकता है। बाकी ठीक है, उनकी जो है वो राय ये होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बन जाएं, या किसी की राय जो है वो मुनीब अख्तर साहब के बारे में हो सकती है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी की राय जिसके हक़ में होनी थी उन 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान में से उसी ने बनना था। नहीं, लेकिन उससे पहले कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था, क्योंकि इत्तेफाक तो बड़ा आसान है ना। पार्टी अगर लीडरशिप डायरेक्शन दे अपने मेंबर्स को जो कमेटी में थे तो जाहिर सी बात है वो उसको फॉलो करेंगे। तो कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि नहीं JUIF से कोई कमिटमेंट थी कि हम मंसूर अली शाह को ही बनाएंगे चीफ जस्टिस? नहीं, जो मीटिंग्स होती रही हैं उनमें कोई ऐसी बात जो है वो तय नहीं हुई कि किसको बनाना है या किसको नहीं बनाना। लेकिन हमारी साइड पे भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मतलब बाज़ लोगों के एहसासात जज्बात जो है वो बड़े अच्छे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बड़े लर्नड, बड़े इंडिपेंडेंट जज रहे हैं, बड़े अच्छे फ़ैसले उनके क्रेडिट पे हैं। तो कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि हमारी तरफ को उनकी कोई मुखालफत थी या किसी और तरफ उनकी हमायत थी। ये सारे नाम जो है वो डिस्कस होते रहे हैं और उसमें फिर 2/3 मेजॉरिटी का जो है वो इत्तफाक
जो है वो याह्या अफरीदी साहब के हक़ में हुआ है। और मेरा ख़्याल है कि जो ग्रुपिंग, जिस किस्म की ग्रुपिंग जो है वो सामने आई, और ख़ास तौर पे जो अब लेटर लिखे गए हैं, उसके बाद मेरा ख़्याल है कि ये फ़ैसला दुरुस्त था कि ऐसे मुअज़्ज़ज़ जज को अमंग सीनियर मोस्ट 3 चीफ जस्टिस बनाया जाए कि जो इस ग्रुपिंग का हिस्सा ना हो, क्योंकि ये ग्रुपिंग आपने एक इंटरव्यू में ये तो कहा बुलंदी की जो है ना, अपनी इंतहा की बुलंदियों को छू रही है। आपने ये तो कहा कि इस आईनी तरमीम का निशाना तो मंसूर अली शाह साहब बने, एक इंटरव्यू में आपने कहा, लेकिन आपने कहा जिम्मेदारी उसकी पीटीआई पे आती है क्योंकि पीटीआई ने उनको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया था। जी, पीटीआई ने उनके मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि एक तो ये प्रोपेगेंडा बड़ा करते हैं, यानी सोशल मीडिया में कोई बात इनके हथे चढ़ जाए उसके ऊपर ये ऐसा झूठ को जो है वो सच बनाने की कोशिश करते हैं, इतना प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये इन्होंने उसकी जो हमायत में, उनकी हमायत में जो इन्होंने किया, वो जो है उससे मैं समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट जज जो है उसे इस तरह का कोई अगर ग्रोह या ग्रुप जो है वो अगर उसकी हमायत इस तरह से करे तो यकीनन उसकी फिर गैर जानबदारी के ऊपर जो है वो थोड़ा जो है वो आपकी जमात इशारे उठते हैं। आपकी पूरी जमात हो, आप समेत पीपल्स पार्टी, बिलाल भुट्टो जरदारी पे तो काजी फाइज ईसा साहब की भी बड़ी तारीफ करते रहे कि उन्होंने ये फैसला किया, फला फैसला किया, अभी भी किया। तो क्या इसका मतलब अगर एक ग्रोह या सियासी जमातें उनकी तारीफ कर रही हैं तो वो मुतनाज़ा बन गए फिर इसका मतलब? नहीं, देखें, काजी फैज़ ईसा साहब की हमायत हमें उस वक्त करनी पड़ी जब इन्होंने काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ इतना ज़रीला, इतना घटिया प्रोपेगेंडा किया। तो फिर सवाल उठता है कि कोई आदमी कहता है कि जी ये फ़लाँ साहब के मतलब ये बात हो रही है, तो उसके जवाब में हमने जो है वो बिल्कुल ये बात कही कि काजी फैज़ ईसा भी बहुत प्रोमिनेंट जज रहे हैं, उनके क्रेडिट पे ऐसे ऐसे फ़ैसले हैं कि जो किसी और को इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि ऐसे फ़ैसले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कर सके। मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो फ़ैसला है, जो उन्होंने वहाँ पे अदारे की जो है वो मिस्टेक या लैप्स को जो है वो उन्होंने माजी के जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनके फ़ैसलों के हवाले से तो कई उन्होंने फ़ैसले दिए हैं। बट एक और मुझे बात बताइएगा कि अब अगला जो मरहला है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट करना है आईनी जजेस को, क्या उसमें ये टॉप 3 जजेस शामिल होंगे जो कि रेस में थे चीफ जस्टिस बनने के? उनमें से याह्या अफरीदी साहब बन गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या ये होंगे या जो चौथे अब सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, वहां से कंसिडरेशन शुरू होगी जेसीपी की? देखें, वैसे तो जुडिशल कमीशन जो है वो एम्पावर है, वो एक इंडिपेंडेंट और बैलेंस्ड जो है वो अदारा जो है वो वजूद में आया है और उसकी बिल्कुल डिस्क्रिशन है उसकी कि वो जहाँ से भी शुरू करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे सीनियर मोस्ट जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये पिछली जो कंट्रोवर्सी चली है और जिस तरह से चली है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ख़ुद भी इस बात को पसंद करेंगे कि उन्हें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है वो सरबराह बनाया जाए। तो इसकी कंसिडरेशन जो है, वैसे तो ये इख्तियार तो जुडिशल कमीशन का है, लेकिन मेरी एक इंडिविजुअल की राय ये ज़रूर है कि ये कंसिडरेशन उनके बाद से शुरू होनी चाहिए। लेकिन अभी तो आपने बड़ी तारीफ़ की कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े अच्छे अपराइट जज रहे हैं, क्रेडिबल जज रहे हैं, तो फिर क्यों आप समझते हैं कि उनको नहीं होना चाहिए आईनी बेंचेस में? मेरा ख़्याल है कि ये जो कंट्रोवर्सी इस वक्त जारी है, शुरू तो खैर काफ़ी देर की हुई है लेकिन अभी तक जारी है, तो इसको जो है वो डाई डाउन होना चाहिए और इसके असरात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उन्हीं केसेस को सुनना है और उन्हीं के फैसले करने हैं जिनके ऊपर दोबारा फिर इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू, इस किस्म के तबसरे, इस किस्म के प्रोग्राम होने हैं। तो राना साहब, और इन दोनों के हवाले से तो आपने बताया जो सेकंड सीनियर मोस्ट और थर्ड सीनियर मोस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब, क्या वो कंसिडरेशन में होंगे? उनको आईनी बेंचेस में लाया जाएगा? देखिए, लाया जा सकता। देखें, इन तीनों को जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो पोजीशन है उसमें इन तीनों को लाया जा सकता है, लेकिन मैं ये बात अपने तौर पे कर रहा हूँ जी
हाँ, लीगली कोई आईनी तौर पे कोई लकूना नहीं है। जी, आप अपने तौर पे क्या कहना चाह रहे थे? मैं अपने तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जिस किस्म के मामलात वहाँ पे जो है वो ज़ेरे फैसला आने हैं, तो अगर ये ना हों तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लेकिन इस किस्म की ये जो एक बात चलती आ रही है ना पिछले 6-8 माह से, तो इसे अब ख़त्म होना चाहिए। ये जुडिशरी के बतौर इंस्टीट्यूशन जो है ये उसके हक़ में नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो ये एक अमूमी राय है ना कि वो तो कंट्रोवर्शियल हुई नहीं, वो तो आप तो उनके हवाले से कह ही नहीं सकते वो किस तरफ खड़े हैं, तो उनको क्यों नहीं होना चाहिए फिर आईनी बेंचेस में आपके मुताबिक? आपकी राय? मेरा ख्याल है इसी वजह से उनको नहीं होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि वो जजेस वो एक चीफ जस्टिस के तौर पे बैलेंस जो है वो रखें। ओके, तो फिर इसका मतलब अगर टॉप 3 नहीं होंगे तो 4th से आप शुरू करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अब देखें, आपने कहा कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए, तो कंट्रोवर्सी तो उनके हवाले से हम सुनते रहते हैं। मैं सवाल अगर मुकम्मल करूं, कंट्रोवर्सी तो एक हल्के से उनके हवाले से भी होती रहती है, तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन कंट्रोवर्शियल है कौन नहीं है? देखिए, डिसाइड जो है जिस फोरम ने करना है, उस फोरम की सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। तो ये कैसे मुनासिब लगेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ही कहेंगे जी मैं ही बन जाता हूँ। उन्हें अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखते हुए नीचे जो है वो उनको देखना चाहिए, और ऐसे जजेस जिनके जो ये पिछली जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, ताकि वो ख़त्म हो, तो जो उसका हिस्सा है अगर उनको ना लिया जाए, तो ये मेरी ज़ाती राय है, इसमें जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई इस किस्म की कोई कदगन या पोजीशन नहीं है। राजा, आप कह रहे हैं कि क्योंकि जस्टिस मंसूर जो भी हो वो जिसको भी चाहे कर सकते हैं। आप कह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्योंकि कंट्रोवर्शियल है इसलिए वो ना बने आईनी जज, और याया अफरीदी साहब कंट्रोवर्शियल हो ना जाए, अभी वो नॉन कंट्रोवर्शियल है, वो हो ना जाए इसलिए वो ना बने आईनी बेंच का जज। जी, मैं इसलिए मेरी राय है जो कि उनके ऊपर कोई लागू नहीं होती, कि क्योंकि उन्होंने ये काम करना है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस का इंतखाब करना है, इंतखाब करने वाले फोरम की सदारत करनी है। सर, पांच जजेस हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो 3 टॉप मोस्ट तो हमने जिक्र कर लिया है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं और इसके अलावा 5 पे जस्टिस मंदोखेल साहब भी हैं, उन्होंने भी अपॉइंटमेंट करने, तो फिर वो भी अपना नाम ना देना, उनको भी नहीं होना चाहिए फिर इस तरीके से, तो फिर आप 6 नंबर से शुरू करेंगे इसका मतलब? नहीं, वो इसमें देखें, उस जुडिशल कमीशन की जो सदारत है या उस मीटिंग को जो चेयर करेंगे वो चीफ जस्टिस ही करेंगे। इसे चेयर करने का तो खाली बुलाने का इख्तियार है ना, लेकिन वोट तो सबका बराबर है। 4थे नंबर वाले जज जो उसमें होंगे उनका भी उतना ही वोट है, 5वें नंबर वाले का भी है, तो फिर वो अपने आप को कैसे वोट दे रहे होंगे कि हमें आईनी बेंचेस का हिस्सा बना दें? मेरा ख्याल है कि उनको अगर वो इस बारे में उनका नाम कंसिडर हो, तो जो प्रीवियस प्रैक्टिस है, मैं भी जुडिशल कमीशन का एज लॉ मिनिस्टर पंजाब तकरीबन 10 साल हिस्सा रहा हूँ, तो जिस आदमी का नाम अंडर कंसिडरेशन हो तो वो उठ जाया करते हैं, अपना वोट कास्ट नहीं करते वो। अगर उनकी मेंबरशिप है और उनका नाम अगर कंसिडर होना हुआ तो मेरा तो ख्याल है कि प्रैक्टिस वहाँ पे यही है कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगे और वोट जाएंगे उस दौरान। ठीक है, लेकिन आपकी ज़ाती राय में टॉप 3 को इनसे अलग रहना चाहिए और फिर आगे से ये मामला शुरू होना चाहिए आईनी जजेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनारा मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत और वकला की एहतजाजी तहरीक की धमकियों के बावजूद हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है और इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद ही 27वीं आईनी तरमीम लाने की बातें शुरू हो गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के इम्तिहान में तो हुकूमत कामयाब हो गई, लेकिन अब देखना होगा कि अगर 27वीं तरमीम लाई जाती है तो ऑपोजिशन और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होती है, जो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। इमरान खान की तवील कैद और जेल में मुनासिब सहूलियात ना मिलने पर पार्टी के बाहर और अपनी सफ़ों से भी पार्टी क़यादत पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि इस हवाले से पार्टी के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साबिक रुकन फैसल चौधरी की सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से लफ्जी जंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके अलावा अब इमरान खान की तवील कैद को लेकर पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कल पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब में कहा है कि इमरान खान को अकेला छोड़ दिया गया है, हम आपस की चपकलिश में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भूल गए हैं।
दूसरी तरफ इमरान खान की अहलिया और बहनों की रिहाई के मकासद को लेकर भी क्या सराहियां जारी हैं और कहा जा रहा है कि इनकी रिहाई से पार्टी में इख्तिलाफात में मजीद इजाफा होगा। पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, इमरान खान की रिहाई या हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या सियासी हिकमत अमली है, इस समय दीगर मामलात पर हम बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 26वीं तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, इसको हम मंजूर नहीं होने देंगे, ये मुल्क के मफाद में नहीं है, जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। लेकिन आखिर में हमने देखा फजल रहमान साहब के वोटों की मदद से हुकूमत ने तरमीम पास करवा ली। अब 27वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है कि वो भी लाई जाएगी, उसको भी मंजूर करवाया जाएगा, इत्तेफाक राय से करवाया जाएगा। तो क्या तहरीक इंसाफ इस तरमीम को भी अपोज करेगी? क्योंकि खदशात अब ये हैं, कहा जा रहा है कि जो चीज़ें 26वीं तरमीम में नहीं ला सके वो अब 27वीं में लाएंगे। जी, इसका जिक्र जो उस वक्त वहां उनकी बैठकें हो रही थी उसमें भी किया गया, और आपने देखा होगा कि MQM के लोगों ने जब तकरीर की इस बेहुदा तरमीम के पास होने के बाद, तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि एक 27वीं तरमीम भी आएगी। कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी कहा, तो ले आए। ये गौस धांधली और बदमाशी की हुकूमत है, ब्लैक मेलर्स की हुकूमत है। मेंबर पार्लियामेंट्स को ब्लैकमेल किया जाता है, बदमाशी की जाती है, गुंडागर्दी की जाती है, और फिर जबरदस्ती जो है वो वोट डलवा के या जमीर खरीद के उनकी कीमत लगा के और वो फिर ये पास हो जाती है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से दोबारा कोशिश करेगी और हर ऐसी तरमीम जो आइन की रूह के साथ छेड़छाड़ी करेगी उसकी मुखालफत करेगी, चाहे वो 27वीं है चाहे 28वीं है। हम एक दीवार की तरह सामने खड़े होंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह की ज़ात बड़ी है, नाकामी कामयाबी जो है तो उसके हाथ में है, मगर हमारी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश होगी कि हम इस किस्म की जारहियत जो है वो दोबारा ना होने दें। शेख साहब, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत का एतमाद ही आपकी जो भरपूर कोशिशें हैं उसकी नाकामी के बाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने कहा हम एहतजाज करेंगे, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ये भी कह दिया तरमीम पास होने के बाद कि सीनियर मोस्ट तरीन जज को अगर नहीं बनाए चीफ जस्टिस तो हम दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि वो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में बैठे हुए थे। तो अगर आप बार बार ये दावे करेंगे तो हुकूमत को अब ऐसा लगना शुरू हो गया ये सिर्फ बयानात हैं, खोखली धमकियां हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि हुकूमत खौफजदा नहीं हो रही। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है, हुकूमत खौफजदा नहीं हो रही। अगर हुकूमत खौफजदा ना होती तो आपने खुद देखा है, आप भी तो इसी पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आपके टीवी नहीं चला सके कुछ चीज़ें, बाकी तो आप चलाते हैं, आप फिर मेरे से रिकॉर्ड दुरुस्त करने लग जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो MNAs के घरों में आखिरी 4 रातों में होता रहा है, क्या वो आपने अपनी आंखों से नहीं देखा? क्या आपके रिपोर्टर्स रिपोर्ट नहीं करते रहे कि लोगों की फैमिलीज को किस तरह तंग किया गया? हमने बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आपने बात भी की। तो अगर ये हुकूमत जो है वो इतनी इजी कंफर्टेबल होती तो फिर ये बेहुदगी और बेगैरतियां करने की जरूरत तो ना पेश आती, मुंह काला करने की जरूरत तो ना पेश आती। कंफर्टेबल नहीं थे, इसीलिए इदारों की हेल्प ले रहे थे, पुलिस की हेल्प ले रहे थे, एजेंसियों की हेल्प ले रहे थे, बंदे उठाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको खरीदने के लिए। तो ये कंफर्टेबल तो नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक कंफर्ट लेवल की बात आई, जिन लोगों ने, जिनकी दर्जन सीटें भी नहीं पूरे पाकिस्तान में निकल सकी और वो कौमी असम्बली के अंदर अपनी हुकूमत बना लेते हैं फॉर्म 47 के ऊपर, तो कंफर्ट लेवल तो उनको दिया गया, जो उनको लेके आए थे उन्होंने उनको दिया। अब तो ये नालायक निकम्मे हैं और बेवकूफ इनकॉम्पिटेंट हैं कि जो इतना कंफर्ट लेवल देने के बावजूद भी जिन्होंने इनको बिठाया है ये फिर भी डिलीवर नहीं कर सके। ये ऐसे नालायक ने नानू फिर भी बंदे पूरे करने वास्ते दोबारा इदारे की लोड़ पै गई सी। लेकिन शेख साहब, तो कोई कंफर्ट जोन इनका नहीं। आपने कहा कि हुकूमत ने जो है गैर कानूनी हथकंडे अपनाए, लेकिन बतौर ऑपोजिशन आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है। लेकिन उसमें भी हमें इख्तलाफ राय भी नजर आते हैं तरीकेकार पे, बल्कि अब तो बहुत सारे ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि पार्टी जो है वो यूनाइटेड नहीं खड़ी हुई है। नहीं सर, हम एक सियासी पार्टी है ना, असा कोई अस्करी इदारा तो कोई नहीं है, असी कोई फौज तो नहीं है, असा कोई पुलिस तो नहीं है, असी कोई यूनिफॉर्म फोर्स तो नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई फैसला होता है तो उसमें बहुत से बंदे उससे इख्तलाफ करते हैं, बहुत से बंदे उसकी तस्दीक तायीद करते हैं, और उसके बाद जब एक फैसला हो जाता है तो यूजुअली सारे उसको ओन करते हैं। मेजॉरिटी का जो फैसला होता है
यही जमहूरियत है और यही सियासत है, इसी को माना जाता है। ये 100% वाली आइडियल सिचुएशन जो होती है तो कम होती है। पता नहीं लोग सिर्फ पीटीआई में ये क्यों तलाश करने लग जाते हैं। अब मैं तो अखबारों में ये भी पढ़ रहा हूँ और मैं मीडिया पे ये भी देख रहा हूँ कि वो तो 6 MNA नून लीग दे भी सन जिन्होंने छितरौल की थी पे वोट दो आईनी तरमीम थे। पीटीआई का मामला ज्यादा इसलिए डिस्कस होता है क्योंकि ये मामला पब्लिक भी हो जाता है। कल भी आपने देखा है कि चौधरी फैसल हुसैन साहब जो कि लीगल टीम का हिस्सा थे, उन्होंने कल एक पिटीशन दायर की कि इमरान खान साहब को जो है वो कैद तनाई को सहूलतें मिलनी चाहिए और कहा कि मैंने ये गौहर साहब की मर्जी से किया है, चेयरमैन की मर्जी से। रात को एक बयान आ गया चेयरमैन साहब का, वो कह रहे हैं कि नहीं हम जो है ये पिटीशन दोबारा दायर करेंगे और इस दफा हमारी लीगल टीम का बंदा होगा वही दायर करेगा। फिर फैसल साहब ने कहा कि नहीं मैंने तो अपनी मर्जी से किया था। मतलब ये चल क्या रहा है, जरा बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा कि हु इज करेक्ट ऑन दिस। ਤੁਸੀਂ बड़े सियाने म्याने बंदे हो, मैंने ये दसो भाई लीगल कमेटी का हेड हामिद खान को हटा के बनाया गया था सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले जी। हेड ये फैसला करता है कौन वकील होगा या कौन नहीं होगा, किसको केस दिए जाएंगे और किसको नहीं। मेरी जहां तक मालूमात है फैसल चौधरी भाई है हमारा, फैसल चौधरी को इमरान खान साहब के किसी केस में आज तक किसी ने वकील नहीं किया और ना बुशरा बीबी के किसी केस में किया। अब आपने मुझसे ये पूछा कि फैसल चौधरी साहब की बात आ गई और उसके ऊपर चेयरमैन गौहर की बात आ गई, तो आप किसको करेक्ट समझेंगे? मतलब है कि लीगल टीम के 50 वकीलों में से एक वकील जिसके पास कोई केस भी नहीं है, मैं ओदी गल मन्ना या मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात मानूं जिसको इमरान खान ने अपनी जगह पे बिठाया। लेकिन शेख साहब तो सवाल ही कोई नहीं। उसके बाद एक और फैसल साहब ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि आप पे प्रेशर है, आप पे दबाव है, मैं इस चीज का एहतराम करता हूं, आप किसी और कहने से कुछ नहीं होता ना सर। जैसे आप मेरे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं, एहतराम है फैसल चौधरी साहब का भी। दिस इज हिज वर्ड अगेंस्ट वो वाली बात नहीं है। एक आदमी कहता है जी मुझे शहजाद साहब ने ये काम करने के लिए कहा था, मैं शहजाद साहब को पूछना जियो दे प्रोग्राम थे, हाँ जी तुसी क्या सी, आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं कहा था, बात खत्म हो गई। अब इसकी बाल की खाल उतारने का फायदा क्या? मैं शहजाद की बात पे यकीन करता हूँ। लेकिन शेख साहब एक चीज भी जरा क्लैरिफाई कर दें कि नहीं है आप गौहर साहब हमारे लिए ज्यादा काबिल एहतराम है, बड़े लॉयर हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, वकालत और प्रोफेशनल में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी उससे बहुत आगे हमारे छोटे भाई से। ये हर तरीके नाल मेरे वास्ते ते लाजिम है कि मैं इमरान खान दे इंस्टॉल कीते हुए चेयरमैन दी गल सुना, इमरान खान साहब दे लिया चेयरमैन दी गल सुना। सो जब गौर साहब कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा तो नहीं कहा। लेकिन शेख साहब एक चीज को क्लियर कर दें, क्योंकि अपने ट्वीट में खुद गौर साहब ने कहा कि एक पुरानी अटॉर्नी उनके पास थी, उसके तहत उन्होंने पिटीशन दायर की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लीगल टीम का हिस्सा तो होंगे। और ये जो मुलाकात अभी हुई है उनकी सलमान अकरम राजा शोएब शाहीन की, वो भी उन्हीं की पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की, जिसकी बुनियाद पे इजाजत दी गई और इमरान खान से मिले भी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता इमरान खान से मिल रहे हैं लेकिन ना लीगल टीम का हिस्सा है ना पार्टी पोजीशन है उनके पास। वाली जो पिटीशन, मुलाकात वाली पिटीशन जो थी वो समीर कोसा की पिटीशन थी। और मुझसे कल भी किसी ने ये पूछा कि जी वो इतने लोग फिर वहां वो पेश कैसे होते हैं? जब इमरान खान के केस के हवाले से जब भी कोई पेशी होती है तो 55 वकील वहां पेश होते हैं, जो भी खान से मोहब्बत रखते हैं या खान के चाहने वाले होते हैं या मुंह दिखाने वाले होते हैं, वो सारे वहां मौजूद होते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वहां खड़े हुए हैं तो उन्हीं की तरफ से पिटीशन है या उन्होंने ही दाखिल की है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें किसी को क्या एतराज है कि सलमान अकरम राजा साहब ने किसको लीगल टीम में रखा और किसको नहीं? केस हमारे, केस इमरान खान के, जान पे हमारी बनी हुई है। लोग खाम का ऐसी इसके अंदर उनकी डिस्क्रिप्शन ने कर दिया है, इज नथिंग मोर टू इट। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा, बुशरा बीबी की रिहाई हुई इस हफ्ते, उसके बाद अलीमा खान साहिबा और जो उनकी दूसरी बहन है उनको भी छोड़ दिया गया। अब इस पे एक तरफ से तो ये तासुर दिया गया कि डील है और ढील है, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने कहा नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरिट पर केस था, कोई और चीज़ थी नहीं उनको जेल में रखने के लिए, लिहाजा वो छूट गई मेरिट पर। लेकिन एक और भी पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है कि अगर ये डील और ढील नहीं है तो फिर इनकी रिहाई के पीछे जो हिकमत अमली है वो ये है कि जब ये खवातीन बाहर आएंगी, अहलिया भी हैं, उनकी बहनें भी हैं, तो उससे पार्टी में मजीद डिवीजन क्रिएट होगी, अलग अलग कैंप्स बन जाएंगे और बुशरा बीबी साहब भी एक्टिव हो जाएंगी पॉलिटिक्स में। तो जरा बताइएगा कि क्या पहले तो उनका इरादा है कि वो सियासत में एक्टिव होंगी, क्योंकि अब तक तो उनका कोई सियासी रोल नहीं रहा है, और फिर ये जो थ्योरी पेश की जा रही है कि इन तमाम लोगों के बाहर आने से पार्टी में डिवीजन क्रिएट होंगे। बिल्कुल इन सब का एहतराम है, क्योंकि खान साहब से जुड़ी हुई हर चीज हमारे लिए काबिल एहतराम है। हर चीज, जिस आदमी की तस्वीर पे, जिसके झंडे पे लोगों ने हमें इतनी इज्जत दी और अल्लाह ताला ने इतना करम किया, उससे जुड़ी हुई हर चीज हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे उनकी बहनें हैं और चाहे उनकी ज़ौजा मोहतरमा है। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो एक घरेलू खातून है
ना वो सियासत में इंटरेस्टेड है, ना उन्होंने पहले कभी सियासत की है और ना आगे उनका कोई ऐसा इरादा है। रहा उनकी सिस्टर्स का, वो बहनें हैं, भाई अंदर है, और जहां आप देखते हैं कि पार्टी लगी हुई है, बहनें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि वो भाई की रिहाई के लिए, और ये बड़ी नेचुरल सी बात है। खान साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ अक्सर औकात, इवन जेल में रहते हुए भी और जेल से बाहर, ये वाजे कह चुके हैं कि उनके खानदान में कोई भी आदमी सियासत नहीं करेगा या पीटीआई के सियासी मामलात में वो मुदाखलत नहीं करेगा। खान साहब क्लैरिटी के साथ ये कह चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ, ये कहना कि शायद वो कोई सियासत करना चाहती हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा इरादा नहीं है। डिवीजन इसलिए नहीं होगी कि सबका एक ही मकसद है और सब इसी में जुटे हुए हैं कि इमरान खान साहब को जल्द से जल्द बाहर निकालना है। सो डिवीजन की कोई वो ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि हर आदमी एक ही मकसद चाहता है। शेख साहब, आप अहम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ना उन्होंने पहले सियासत की है बुशरा बीबी ने, ना आइंदा वो सियासत में मुतहरक होने का इरादा रखती हैं, यानी कि वो किसी किस्म की तहरीक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आगे रह के पीछे रह के नहीं चलाएंगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या पीटीआई की सियासत के लिए। नहीं, पीटीआई की सियासत में तो उनकी कोई मुदाखलत नहीं है, ना वो करना चाहती है। तहरीक की भी इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। मगर कल मुझसे किसी आदमी ने पूछा कि जी अगर बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करें तो क्या पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। एक आदमी ने कहा ना, उसने अपनी तरफ से ट्रिक क्वेश्चन किया कि पता नहीं मैं केड़ा इंफॉर्मेशन का खजाना काट लवांगा। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा यार आप अल्लाह के बंदे बादशाह आदमी हैं, अगर इस मुल्क के किसी कोने में कोई बच्चा, कोई नौजवान जिसका खान से कोई ताल्लुक भी नहीं है, अगर वो भी खान की रिहाई के लिए निकलेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। तो अगर इमरान खान की बहन निकलेगी उनकी रिहाई के लिए या इमरान खान की बेगम साहिबा निकलेगी उनकी रिहाई के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि लोग कहेंगे जी हमने साथ नहीं जाना। कोई भी जो इमरान खान की रिहाई चाहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ है। ठीक है। सो जहां तक रहेगी सियासत की बात, बेगम का अपने मियाँ की रिहाई के लिए कोशिश करना ये सियासत नहीं है। बहनों का अपने भाई के लिए कोशिश करना ये सियासत नहीं है। जब मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया, मेरे भाई बहन बेचारे लगे हुए थे। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। लेकिन क्योंकि कल एक उनका बयान भी था जो आपने शायद आपकी जो मीडिया टीम ने उन्होंने आपने और आपकी मीडिया टीम ने रिलीज किया, उसमें उन्होंने खैर मकदम किया, लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन आप अभी तक उन्होंने कोई मीटिंग कॉल नहीं की, कोई सियासी मुशावरत वगैरह, इसका हिस्सा वो बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्यों करनी है शहजाद भाई, फिर बादशाह वाली बात करें। जब उन्होंने सियासत करनी नहीं तो उन्होंने मीटिंग क्यों करनी है। वो पैगाम जो मैंने रिलीज किया उसका जो बेसिक क्रक्स था वो सिर्फ ये था कि लोग सोशल मीडिया पे, कोई कह रहा है जी मुबारक हो, वो कह रहा है जी बड़ी खुशी हो गई, तो बीबी साहिबा ने सिर्फ ये कन्वे किया कि खुशियां और मुबारकें तब होंगी जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। इमरान खान साहब के बाहर आने से पहले किसी भी रिश्तेदार का या अजीज का बाहर आना वो खुशी का बायस नहीं है। खुशियां मुकम्मल तब होंगी, 24 करोड़ अवाम की खुशी जो है वो खान साहब के अजीजों की खुशी से ज्यादा हो। सही। अब एक आखिरी सवाल, हिकमत अमली क्या है इमरान खान साहब को बाहर लाने की? 26 तारीख से आप लोगों की रेगुलर मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। क्या हिकमत अमली है अब इमरान खान साहब को बाहर लाने की, और आपकी जो मीटिंग्स हुई है क्या अंदाजा लगाए कब तक वो जो है रिहा हो सकते हैं? देखिए सर, ये मैं अब आप नून और पीपल्स पार्टी वालों से जैसे आप डेटे ले लेते हैं, यहाँ पे रियासत, हुकूमत, अदालतें और पता नहीं कौन कौन से इदारे खान साहब को अंदर रखने के लिए जुटे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे, और हमें इन कूतों के साथ जो है वो हमें सामना है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, मगर इन कूतों के साथ सामना है। तो इस वक्त मैं कुछ डेट देने से कासिर हूँ, मगर इस पर एक जामे लाएमल तैयार हो रहा है। अब हाफ को किस्म की कोई कोशिश नहीं होगी, और वो जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में उनकी भी गाइडेंस इसमें शामिल होगी। तो बड़ी जल्दी इसका ऐलान किया जाएगा। यानी लीगल ऑप्शंस के अलावा दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा? नहीं, वो से मेरी गल सुनो, वो दीगर ऑप्शन है ही हैं। लीगल अपनी जगह चलती रहनी, एहतजाज तो होता ही रहेगा। वी विल रिमेन ऑन स्ट्रीट्स, डोंट वरी। छोटा बड़ा देखें, वो कोई एहतजाज वो इतने बंदे सन, इतने सन कामयाब हो या नाकाम, दैट डजंट मैटर। जब आप महाज पे होते हैं, एक दिन आप जो है वो फतह होती है, किसी दिन पसपाई होती है, किसी दिन आप एडवांस करते हैं, किसी दिन आप थोड़ा सा पीछे आते हैं, बट दैट डजंट मीन कि फाइट इज एंडेड। काम चलता रहेगा
शहजाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त देने के बाद आज पीसीबी ने कुछ अहम ऐलानात किए हैं। कप्तानी में तब्दीली की गई है और ओडीआई और टी20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया है, जबकि दोनों फॉर्मेट्स में सलमान अली आगा वाइस कैप्टन होंगे। बाबर आजम के हवाले से आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बताया कि पीसीबी ने उनको कप्तानी से नहीं हटाया था, यह फैसला उनका अपना था। इसके अलावा आज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम का ऐलान भी किया गया है। 4 स्क्वाड्स का ऐलान किया गया है और इन चारों स्क्वाड में जो नोटेबल खिलाड़ियों को माइनस किया गया है उनमें शादाब खान है, फ़खर जमान है, इमामुल हक है। और फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया है और उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी आज किया गया है। और जब वजह पूछी साफियों ने तो चेयरमैन पीसीबी ने बताया कि उन्होंने जो ट्वीट किया था वो भी इशू है और इसके अलावा उनकी फिटनेस का भी मामला था। तो इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे और उसके लिए मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ ने। राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज पीसीबी ने अहम फैसले किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कप्तानी और वाइस कप्तानी के फैसले के हवाले से। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल कैप्टन होंगे, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन होंगे। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, थोड़ा लेट कर दिया क्योंकि जब टीम अनाउंस हुई उस वक्त कप्तान कोई अनाउंस हुआ नहीं था। पहले कप्तान अनाउंस किए जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस्टेक पीसीबी की तरफ से हुई है। कप्तान पहले अनाउंस होगा कि वो टीम बनाने में शामिल था या नहीं था, या पीसीबी क्या चाहता है। तो पहले टीम अनाउंस हो गई, बाद में कप्तान। थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा था मुझे। कप्तान यही था कि रिजवान आएंगे और जिम्बाब्वे में आखिरी जो टी20 हैं उसके अंदर रिजवान नहीं है। इसका मतलब है सलमान अली आगा को कप्तान अनाउंस तो नहीं किया उन्होंने। वहाँ कोई भी कप्तान आ सकता है, वाइस कप्तान तो बनते हैं, लेकिन कप्तानी उनको मिलती है या नहीं मिलती जिम्बाब्वे में, इसकी श्योरिटी नहीं। सही। और वैसे लीडरशिप स्किल वाइज आप कैसे रेट करते हैं? मोहम्मद रिजवान का फैसला आपके ख्याल में दुरुस्त है? मुल्तान सुल्तान के लिए कप्तानी करते रहे, अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे दिए हैं, और दूसरा विकेट कीपर भी हैं, टॉप ऑर्डर बैटर भी हैं। खुद आपका भी तजुर्बा है कप्तानी का भी, और कहते हैं कि विकेट कीपर के पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और साथ में रिजवान तो बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करते हैं। इनको देखते हुए आपके ख्याल में फैसले दुरुस्त हैं? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब टसल चल रही थी कैप्टनसी में, शादाब को बनाया, शाहीन को बनाया, बाबर को बनाया, उस वक्त रिजवान ही बनते थे। गेम अवेयरनेस ज़्यादा है। केपी को चैंपियन करवाया इन्होंने, सुई नदरन को इन्होंने चैंपियन करवाया, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान को करवाया। तो सबसे ज़्यादा कैप्टनसी जो यंग लॉट में की है वो मोहम्मद रिजवान ने की है। देर आए दुरुस्त आए, टफ है इनके लिए, लेकिन ये टीम को लेके चलेंगे। लीडरशिप क्वालिटी इनमें मौजूद है। बाकी जितने कप्तान गुजरे कप्तान ही थे वो, उनमें लीडरशिप क्वालिटी मौजूद नहीं थी। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मौजूद है और हर कप्तान में होनी चाहिए। राइट। और टीम सिलेक्शन के हवाले से भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे के जो टूर्स हैं जहां पे टी20 और ओडीआई क्रिकेट खेली जाएगी, उनके टीम के अनाउंसमेंट भी हुए हैं। कुछ नोटेबल माइनसेस हैं। शादाब खान फॉर्म में नहीं थे, उनको हटाया गया है। इमामुल हक नहीं होंगे ओडीआई टीम का हिस्सा। फ़खर जमान ना ओडीआई ना टी20 स्क्वाड में होंगे। और आज जब चेयरमैन पीसीबी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा फिटनेस भी उनका इशू है, लेकिन वो जो ट्वीट उन्होंने कर दिया था जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि इससे तासुर अच्छा नहीं जाएगा टीम में, तो वो भी एक वजह बनी उनको ड्रॉप करने की। कैसे देखते हैं इन फैसलों को आप? जिसके लिए ट्वीट की वो टीम के अंदर, जिसने ट्वीट की वो टीम से बाहर। कमाल हो गया। खैर एनीवे, फिटनेस का जो है उसमें सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख सकते थे, जिस तरह नोमान अली के अंदर लिखा हुआ है। ये विक्टिमाइज किया गया, सीधा विक्टिमाइजेशन केस है फ़खर जमान का। इमामुल हक और फ़खर जमान, सईद अनवर और आमिर सोहेल के बाद दो ऐसी जोड़ी है जिसने बेपना परफॉर्म किया। 2800 से ज़्यादा रन है, 100 की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है। एक ने फास्टेस्ट 1000 रन किए, दूसरे ने सेकंड हाईएस्ट फास्टेस्ट 1000 रन किए। तो अगर इन दोनों को नहीं रखा तो शान मसूद बनते थे। शान मसूद का वनडे का रिकॉर्ड, लिस्ट डे का रिकॉर्ड बहुत ही उम्दा है, 52 का एवरेज है। फिर सऊद शकील को लेके आता हूँ, वो भी मिसिंग है वनडे में। तो बहुत सारी ब्लंडर की, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लिया इन्होंने 4 टीमें बना के, लेकिन कौन कहाँ खेलेगा? दमान खान को मिस कर दिया हम लोगों ने। दमान खान को हमारे आकिब भाई ने यही कहा था कि ये नसीम शाह से अच्छा है। अब ऐसा क्या हुआ कि नसीम शाह से भी बुरा हो गया वो? तो बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी कल परसों तक बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कौन सा प्लेयर किस में, ये सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं पता होगा हमने कौन सा प्लेयर कहाँ पे फिट किया है। शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन वो किसी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ये कैसे हो सकता है कि जिसको आप कैटेगरी सी या बी दे रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह से एक प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो? टी20 में ड्रॉप नहीं होते थे। वनडे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी शादाब की नहीं है, हम सब मानते हैं, लेकिन टी20 में
उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो वापस आ सकते और थे। आपने भी हमारे साथ कुछ ओपनिंग पार्टनरशिप के स्टैट्स शेयर किए हैं। 7 सेंचुरीज हैं ओडीआई में इमामुल हक की और फ़खर जमान की, और 43 इनकी ओपनिंग एवरेज है। अब आप कह रहे हैं कि क्लियरली फ़खर जमान को विक्टिमाइज किया है, और ये नजर भी आता है क्योंकि अगर फिटनेस का इशू होता है एक सीरीज से ड्रॉप कर देते, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उनको नहीं दिया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। और फ़खर जमान की, इवन इमामुल हक की, हम जब वो ख़राब करते हैं हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। शान को टेस्ट मैचेस में परफॉर्म नहीं करते, क्रिटिसाइज़ किया। अब्दुल्ला शफीक इसमें नज़र आ रहे हैं, तो अब्दुल्ला शफीक की जगह बनते हैं शान मसूद बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उठाते नहीं हैं, चंद लोग हैं जो उसको बारीक बीनी से देखते हैं चीज़ों को। लेकिन बहुत सारे प्लेयर अनाउंस हुए जो कि पाकिस्तान टीम में जगह नहीं। राइट, और कल शान मसूद साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम पे, उन्होंने, हमने पूछा भी था उनसे कि आप चाहते हैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलना, उन्होंने बताया कि मेरे बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। एक लास्ट पीएसएल के अलावा उन्होंने बताया कि लिस्ट में बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड है। अच्छा, लिस्ट में 52 का एवरेज है उनका। जी राशिद साहब, जो सीरीज हम जीते हैं, यकीनन एक रिमार्केबल कमबैक किया। पहला मैच हारने के बाद 2 मैचेस जीते। अब एक चीज़ हमें वाज़ेह नज़र आई कि प्लान और स्ट्रेटजी सेकंड टेस्ट मैच से तब्दील हो गया। वो जो था कि हम फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट बनाएं और फिर एक ड्राई फ्लैट विकेट सामने आता था, उसको तब्दील किया। जो हमारी रिसोर्सेज थी उनके मुताबिक पहले तो एक प्लान बना कि स्पिनिंग विकेट्स बनानी है, और फिर वो स्पिनर्स जो 20 विकेट ले सके उनको शामिल किया गया। तो इससे ये पता चलता है, जो हम कहते हैं कि टैलेंट नहीं है या टैलेंट कम है, रिसोर्सेज कम है, वो मामला अपनी जगह, लेकिन अगर एक टीम अच्छा प्लान, अच्छी स्ट्रेटजी बना के जाए तो कम से कम आप अपने आप को एक बेस्ट मौका दे सकते हैं जीतने का, अगर एग्जीक्यूशन अच्छी हो, जो कि हमने देखी फिर। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि अगर हम 2 प्लेयर्स की बात करें, नोमान ने 20 विकेट लिए, 19 साजिद खान ने लिए, इनको रिवॉर्ड देना चाहिए था, इनको नहीं दिया गया। शान मसूद ने एज ए कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए था, ओडीआई में डालना चाहिए था। सऊद शकील जिन्होंने तनतनहा बैटिंग की, उनको ओडीआई में डालना चाहिए था। तो क्या रिवॉर्ड हम देने की आदत हमें है नहीं। जो आपने बात की स्ट्रेटेजी प्लानिंग में, लेकिन सिर्फ 4-5 प्लेयर ने क्यों परफॉर्म किया। सलमान अली आगा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उनको वाइस कैप्टन, उनको रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन बाकियों को नहीं मिला। सी कैटेगरी का मतलब है कि आपने सी ग्रेड के प्लेयर बनाए हुए हैं। अगर हमने ड्रॉप किया था नसीम शाह को, शाहीन को और बाबर आजम को, उनको फिर किस तरह से आपने एक कैटेगरी में फौरन लेके आ गए। उन्हें कहाँ क्रिकेट खेली जिससे वो वापस टीम के अंदर आ गए। शाहीन अगर परफॉर्म नहीं करे तो कहाँ बॉल की उन्होंने, और नसीम ने कहाँ बॉलिंग की। जब हम पूरा पाकिस्तान बॉलर अच्छा किया, हमने इनको निकाल दिया, तो वापस क्यों लेके आए। इंटरेस्टिंग। और एक और बात आपके तजुर्बे से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट आपने लंबे अरसे तक खेली है, हमने जब भी देखा है राशिद भाई कि अगर टीम चाहे जितनी ज़बरदस्त टीम भी हो, जैसे 2003 की बड़ी अच्छी टीम थी, हम बुरी तरह नाकाम हुए वर्ल्ड कप में, जब जब टीम में पॉलिटिक्स रही है, ग्रुपिंग रही है, टैलेंट अच्छी टीम होने के बावजूद पाकिस्तान हारी है। लेकिन जब हमने देखा है नए लड़कों को मौका मिलता है, ग्रुपिंग ख़त्म करते हैं, जो न्यू ब्लड आता है फ्रेश, वो जान मारता है, उनका कोई लेना देना नहीं होता ग्रुपिंग से, और टीम अच्छा परफॉर्म करती है। ये हमने देखा है, माजी में होता रहा है, लेकिन इससे सबक नहीं सीखते हम। क्या वजह है इसकी? क्योंकि बोर्ड खुद ग्रुपिंग डालता है। अगर मैं इस टीम की आपके पास टाइम हो तो शादाब को सबसे पहले नजीम सेठी साहब ने कप्तान बनाया, ग्रुपिंग वहाँ से शुरू हुई। ज़का अशरफ साहब ने शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया, ग्रुपिंग वहाँ से परवान चढ़ी। उसके बाद दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। 3 सेलेक्टर थे, रज़ाक थे, वहाब रियाज थे और साथ में यूसुफ थे। उन्होंने टीम बनाई थी वर्ल्ड कप की, उसमें से 8 प्लेयर अब ड्रॉप हो गए। तो वो उनसे कौन सवाल पूछेगा। तो बोर्ड तो यही था ना, डिवाइड एंड रूल, ये कामयाबी रही है क्रिकेट बोर्ड की। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।